प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली में न सिर्फ ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला, बल्कि अपने अनोखे अंदाज से खुद पर लगने वाले हर हमले का उन्होंने जवाब दिया है। बंगाल की सियासत में टीएमसी लगातार खेला होबे का नारा उछाल रही है। खेला होबे मतलब खेल होगा। आज ब्रिगेड ग्राउंड से हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया और यह कहा, खेल होगा, बिल्कुल होगा, और इस खेल में नंदीग्राम में दीदी की स्कूटी पलट जाएगी। प्रधानमंत्री को कांग्रेस लगातार अडानी और अंबानी का दोस्त बताकर घेरती है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता के मंच से जवाब दिया कि उनके दोस्त अमीर नहीं, बल्कि वो गरीब हैं जिसके लिए शौचालय बनवाए, मुफ्त गैस सिलेंडर दिए और अब मुफ्त वैक्सीन का इंतजाम भी किया गया है। बंगाल में परिवर्तन का नारा देते हुए उन्होंने ये कहा कि बंगाल में असली परिवर्तन होगा और कोलकाता को भविष्य का शहर बनाएंगे। बीजेपी नेताओं को ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता बाहरी भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों से यह मुद्दा भी छीन लिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी को बनाने वाले बंगाल के थे, जबकि कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट को बनाने वाले बाहरी थे। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। खास बात यह रही कि रैली में दिए अपने भाषण में मोदी उस नंदीग्राम का जिक्र करना भी नहीं भूले जो पश्चिम बंगाल के चुनाव का केंद्र बन चुका है। नंदीग्राम की जंग पर देखिए हमारी एक बेहद खास रिपोर्ट। भारत माता की साथियों, भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, मोदी मोदी मोदी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से आज पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान कर दिया। मोदी की इस यलगार के साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में घमासान और तेज हो गया है और इस चुनावी जंग का केंद्र बन गया है नंदीग्राम। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने नंदीग्राम का जिक्र कर ये साफ कर दिया है कि यहाँ के चुनावी संग्राम का एपिसेंटर नंदीग्राम का होना तय है। पीएम मोदी ने नंदीग्राम का जिक्र कर एक तरह से सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ही निशाना साधा है, जो इस बार नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरी हैं। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ब्रिगेड मैदान पर आज पीएम मोदी ने ममता की स्कूटी सवारी पर सवाल उठाकर उन पर तीखा कटाक्ष किया है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए बीती 25 फरवरी को ममता बनर्जी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार हुई थी। ममता जब स्कूटी पर सवार थी तब एक जगह ये स्कूटी लहरा भी गई थी और यही वजह है कि ममता के विरोध प्रदर्शन के इसी तरीके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में चुटकी लेते हुए उन्हें उसी नंदीग्राम सीट पर घेरने का साफ ऐलान कर दिया, जहां से ममता के खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। আমাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসছেন
আমাদের বাংলার লড়াইয়ে যিনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের কর্মী সমর্থকদের সাথে লড়াই করছেন, যিনি নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র, যিনি নন্দীগ্রামের পিসিকে 5 গোল দেবেন, সেই শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু দাকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। এখন বলছে বাংলার মেয়ে, শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না। আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা, শুনে রাখুন আপনি। पश्चिम बंगाल चुनाव में मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट अब बेहद अहम हो गई है। ये सीट हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के पाले में रही है। शुभेंदु ममता सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यहां से ऐलान करने के बाद शुभेंदु ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहां से 50,000 मतों से हारेंगे, नहीं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। दरअसल नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी के परिवार का बरसों से खासा प्रभाव रहा है और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी खुलकर ममता को चुनौती दे रहे हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। तो खास बात यह कि रैली में दिए अपने भाषण में मोदी उस नंदीग्राम का जिक्र करना भी नहीं भूले जो पश्चिम बंगाल के चुनाव का केंद्र बन चुका है। और कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में जब मोदी हुंकार भर रहे थे, उसी समय कोलकाता से करीब 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में ममता ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। ममता ने महंगाई के मुद्दे पर 4 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली और महंगाई के लिए सीधे मोदी शाह की जोड़ी पर निशाना साधा। जो हमसे टकराता है और चूर-चूर हो जाता है। दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष। खेला होवे, बैठा होवे, जेता होवे। मार्च का ये मौसम भले पतझड़ का हो, लेकिन बंगाल में कमल का फूल और फूल पत्ती छाई हुई है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल और टीएमसी के चुनाव चिन्ह फूल पत्ती के रंग में रंगा हुआ है। बंगाल भारत माता की जय। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे। रविवार को बंगाल के सियासी घमासान में राजनीति के दो सबसे बड़े योद्धा आमने सामने थे। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार, तो कोलकाता से करीब 600 किलोमीटर दूर ममता बनर्जी ने किया पलटवार। महंगाई के खिलाफ ममता बनर्जी ने सिलेंडर यात्रा निकाली। ममता की 4 किलोमीटर की पदयात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। पश्चिम बंगाल में राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो कर रही हैं। ममता बनर्जी ने अपने रोड शो की थीम महंगाई रखी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ममता बनर्जी के साथ सिलेंडर के कटआउट्स हैं और उस पर सीधे सीधे केंद्र की बीजेपी की सरकार को टारगेट किया गया है। ममता बनर्जी ने आनन फानन में ये सिलीगुड़ी में रोड शो तय किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था कलकत्ता का वो तय हो चुका था और ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वो पीएम को किसी भी तरह से वॉकओवर दें। ममता बनर्जी खुद महंगाई के खिलाफ पोस्टर लेकर चल रही थीं। उनके साथ महिलाओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम था। पदयात्रा के बाद रैली हुई जिसमें ममता ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। ममता ने तो यहाँ तक कह डाला कि अब परिवर्तन बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। बांग्ला का सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। ममता की पदयात्रा और रैली में पेट्रोल डीजल से लेकर
रसोई गैस की महंगाई का मुद्दा छाया। रैली में रसोई गैस के सांकेतिक सिलेंडर दिखाई दे रहे थे। ममता महंगाई को चुनावी बनाने में जुटी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में ममता राज के कथित भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? उजाला गैस कहा गया, उजाला का रोशनी कहा गया। टैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ, उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate. सुपर संडे के सुपर मुकाबले से साफ हो गया है कि भले ही बंगाल के चुनावी समर में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हो, लेकिन चुनाव नतीजे दोनों दलों के ये दो योद्धा ही तय करने वाले हैं। पीएम मोदी ने ममता राज को खत्म करने के लिए असली परिवर्तन का नारा दिया है। जानकारों के मुताबिक चुनावी वादों के शोरगुल के बीच बीजेपी फिलहाल ऐसी पहली पार्टी दिख रही है जिसने उन मुद्दों को उठाया जो टीएमसी और लेफ्ट पिछले कई दशक से भूल चुके थे। बंगाल के विकास के लिए असली परिवर्तन से प्रधानमंत्री मोदी का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल से यहां की टीएमसी सरकार ने क्या सामान्य बंगाली परिवार के जीवन में वो परिवर्तन आया जिसकी बंगाल की जनता आशा करती थी? क्या बंगाल के औद्योगिकरण में वो परिवर्तन आया जितना उसका सामर्थ्य है? क्या दशकों से चली आ रही खून खराबे की राजनीति में परिवर्तन आया क्या? पीएम मोदी ने कोलकाता की रैली में इस मुद्दे पर खास जोर दिया कि बंगाल के लोगों को असली परिवर्तन क्यों चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी के 10 साल के शासन पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को अब कुशासन से छुटकारा चाहिए। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने भी 10 साल पहले परिवर्तन का नारा दिया था। उस वक्त ममता ने लेफ्ट फ्रंट के 33 साल के कुशासन का हवाला दिया था। সম্পন্ন মানুষ দীর্ঘদিন 35 বছর ধরে বামফ্রন্টকে মদত দিয়ে এসেছেন, তার কাছে অনুরোধ করব, বামপন্থা খারাপ নয়। আমি মনে করি আপনাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছে যারা নেতায়ের মানুষদের ভালোবাসেন, নন্দীগ্রাম ভালোবাসেন, সিংহ ভালোবাসেন, সাধারণ মানুষকে ভালোবাসেন। 35 বছরের একটা সরকারকে অনেক এবারে পরিবর্তন নিয়ে আসুন, এবারে পরিবর্তন নিয়ে আসুন। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इसी नारे को बदलकर असली परिवर्तन का नाम दिया है। पीएम मोदी का कहना है कि जो काम ममता बनर्जी नहीं कर सकी वो काम बीजेपी कर दिखाएगी। यहाँ आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, यहां की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। पीएम मोदी जिस असली परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसकी बंगाल को जरूरत क्यों है? अगर कारोबार और उद्योग जगत की बात करें
तो बंगाल में 1960 से 61 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा 25% था, जबकि देश में उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा करीब 15% था। 1999 से 2000 में बंगाल में ये दर गिरते गिरते 10% हो गई, जब मैन्युफैक्चरिंग में देश का हिस्सा बढ़कर 13% हो गया। 1950 से 51 में देश के घरेलू उत्पादन में बंगाल की कुल हिस्सेदारी 11.6% थी। 2017-18 में ये दर गिरकर 5.9% रह गई। ममता बनर्जी ने भी राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के वादे किए, लेकिन वो अक्सर लेफ्ट फ्रंट पर आरोप लगाती रही कि उन्होंने बंगाल को इतना पीछे धकेल दिया है कि विकास के रास्ते पर वापस लाना आसान काम नहीं है। ममता के राज में अगर आर्थिक पैमानों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो 2011 में बंगाल की अर्थव्यवस्था 4,61,000 करोड़ रुपए थी, जो 2019 में 14,44,000 करोड़ रुपए की हो गई। 2011 में प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए सालाना थी, जो अब बढ़कर 1,09,000 रुपए सालाना हो गई है। 2011 में गरीबी दर 26.7% थी, जो 2019 में घटकर 20% हो गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बंगाल 11वें से 9वें पायदान पर आ गया है। ममता राज में थोड़ा सुधार नजर आता है, लेकिन रोजगार के मामले में ममता का रिकॉर्ड खराब रहा है। बेरोजगारी दर पहले से थोड़ी बढ़ी है। ऐसे में आने वाले दिनों में मोदी और ममता के बीच इन मुद्दों पर जंग जारी रहेगी। तो चाहे ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी, वो पीएम मोदी पर अक्सर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते हैं। दोस्तों से उनका मतलब अडानी अंबानी होता है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने दोस्तों का खुलासा कर दिया। उनका कहना है कि वो गरीबों के दोस्त हैं और सिर्फ उनके लिए काम करते हैं। उनकी सरकार उद्योगपतियों के लिए चल रही है, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है। दो मित्र हैं उनके, हम दो, हमारे दो मित्र हैं और दो लोग सरकार चला रहे हैं। यूपी के मेरठ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हम दो हमारे दो कहकर अडानी अंबानी का मुद्दा फिर से उठा दिया। प्रियंका से पहले राहुल गांधी भी कई बार पीएम मोदी पर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा चुके हैं। मैं आज यहाँ हिंदुस्तान के लिए खड़ा हूँ और नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण कर रहे हैं, और हम ये कभी नहीं होने देंगे। एक इंच पीछे नहीं हटने वाले हम। पीएम मोदी ने कोलकाता की रैली में अडानी अंबानी का नाम लिए बिना दोस्तों को फायदा पहुंचाने के आरोप का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वो गरीबों में पले बढ़े हैं और देश का हर गरीब उनका दोस्त है। हमें कहा जाता है कि मोदी अपने दोस्तों के लिए काम करता है। हम सब जानते हैं, बचपन में हम जहां पले बड़े होते हैं, जिनके बीच में खेले होते हैं, जिनके साथ पढ़े होते हैं, वो हमारे पक्के दोस्त होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों न हो, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। मैं उसे भली भांति अनुभव कर सकता हूं। ममता बनर्जी भी पीएम मोदी पर कई बार उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर फायदा पहुंचाने का आरोप लगा चुकी है। पीएम मोदी ने कोलकाता में अपनी रैली में गरीबों की मदद करने की बात की है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीमों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पीएम आवास योजना के तहत बंगाल में 2017 से 2020 के बीच 1,66,000 घर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बंगाल में 89 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं। केंद्र की मुद्रा योजना के तहत पिछले 6 साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। बंगाल में 7,32,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई है। बंगाल और असम में चाय बागान वर्करों के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
पीएम मोदी ने गरीबों के लिए अपनी योजनाएं गिनाकर अमीरों को फायदा पहुंचाने वाले आरोप का जवाब तो दे दिया है, लेकिन चुनावी मौसम में ये मुद्दा बार बार उछलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या पश्चिम बंगाल में सितारों से चमकेंगे बीजेपी के सितारे? यह सवाल पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। बीजेपी में कई फिल्मी सितारे शामिल हो चुके हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली में एक बड़े सितारे मिठुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा। मिठुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए, जो कभी टीएमसी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। मंच पर मिठुन चक्रवर्ती का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर मिठुन की तारीफ की, उनकी गरीबी संघर्ष का जिक्र किया। लेकिन आज की रैली में एक और सितारे पर सस्पेंस खत्म हो गया। बीसीसीआई अध्यक्ष, पूर्व क्रिकेटर, बंगाल के दिग्गज सौरभ गांगुली बीजेपी की रैली में नहीं पहुंचे। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी या किसी और पार्टी का दामन थामने का उनका कोई इरादा नहीं है। फिल्म स्टार मिठुन चक्रवर्ती भी आज बीजेपी में शामिल हो ही गए। मोदी के साथ मंच साझा करने के बारे में मिठुन ने कहा, यह उनके लिए किसी सपने जैसा है, लेकिन इशारों में अपने हिट फिल्मी डायलॉग के साथ वो ममता बनर्जी पर निशाना साधना नहीं भूले। একটা খালি ডায়লগ বলবো, হ্যাঁ জানি জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। আমি বাঙালি, আমি গর্বিত, আমি বাঙালি। थोड़ा खामोश हो जा, बोलने तो दे। आज बंगाल के बेटे सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की रैली में हुंकार भर दी। আমি একটা কোবরা, গোখড়ো আমি। आज ब्रिगेड ग्राउंड पर पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही मिथुन मंच पर थे, जहां बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मिथुन मंच पर बीजेपी का झंडा लहराते हुए भी नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो आपका हक छीनेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने की बात को लेकर मिथुन ने कहा कि ये उनके लिए एक सपने जैसा है। World's biggest democracy's biggest leader, our beloved Prime Minister Mr. Narendra Ji Modi ji यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है? आमी बांगाली, आमी गौरवी तो आमी बांगाली, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है, और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। कभी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से राज्यसभा सांसद रहे मिथुन ने आज ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उनके बाहरी बनाम बंगाली के नारे पर भी निशाना साध लिया। मिथुन ने कहा कि बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है। আরেকটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, তখন আমার বয়স 18, कि আমি গরিবদের জন্য কিছু করব, গরিবদের তাদের হক দিলাবো, গরিবদের সম্মানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেব। लेकिन वो अभिनेता ही क्या जो नेता बनने पर डायलॉग न मारे। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখড়ো আমি। और ब्रिगेड मैदान से हुंकार भरते हुए भी राजनीतिक विरोधियों के लिए मिथुन का संदेश यही था, मारूंगा यहाँ पर और गिरोगे शमशान में। মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। मिथुन ने अपना ये भाषण प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर पहुंचने से पहले दिया। जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो उनके संबोधन से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने पीएम मोदी का मंच पर स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल का बेटा कहते हुए उनके संघर्ष की सराहना की। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिठुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है।
खबरों के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। शामिल हुए हैं और क्या आपका रहेगा, क्या रहेगा? मेरा रोल क्या रहेगा? अब 12 तारीख से देखिएगा। 12 तारीख से हमारा कैंपेन चालू होगा। आई विल जॉइन इट। लेकिन मिथुन के बीजेपी में शामिल होने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि मिथुन की कोई विश्वसनीयता नहीं है। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He is a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. And now he has joined BJP. He has no credibility, no respect and no influence among the people. अभी तक मशहूर बंगाली चेहरे की तलाश कर रही बीजेपी को मिथुन के रूप में स्टार चेहरा तो मिल गया है, लेकिन चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में एंट्री हो गई। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के लिए जिस नाम की चर्चा लंबे वक्त से चल रही थी, वो सौरभ गांगुली ब्रिगेड परेड मैदान पर नहीं पहुंचे। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वंदे 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 भारत माता की। पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान और तेज हो गया है। ब्रिगेड परेड मैदान पर पीएम मोदी की इस विशाल रैली से ही अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी दूसरी बार अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर दिया है। लेकिन मोदी के मंच पर वो खास मेहमान नहीं पहुंचा जिसके बारे में सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे, और वो नाम है सौरभ गांगुली। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। ब्रिगेड परेड मैदान पर पीएम मोदी के मंच से सौरभ गांगुली की दूरी बंगाल की राजनीति में क्या मायने रखती है? आखिर क्यों सौरभ ने आखिरी वक्त में बीजेपी से कन्नी काट ली? बीजेपी में शामिल होने को लेकर आखिर उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इस बात की पूरी भनक किसी को नहीं है। गांगुली के करीबी खास दोस्तों को भी नहीं। कंप्लीटली रूल आउट कर रहे हैं संभावना? नोइंग हिम फॉर लास्ट 25 years मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन देखो बहुत सारे बिग पर्सनालिटीज दे आर कीपिंग टच विथ हिम। मे बी कुछ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने बोला कि मतलब मैंने सम रिक्वेस्ट आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, सो ऐसे भी हो सकता है कि उनको सोचना पड़ा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ब्रिगेड परेड मैदान पर आज हुई पीएम मोदी की रैली में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? ये वो सवाल था जिसने गांगुली ही नहीं बल्कि उनके करीबियों, करोड़ों फैंस समेत बंगाल के लोगों को भी आखिरी वक्त तक ऊहा-पोह में ही डाले रखा। सौरभ गांगुली एक क्रिकेटर है, वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट, उसको जाना जरूरी नहीं है। ये पॉलिटिकल लाइन में घुसेंगे तो उसका जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगा। नहीं जाना चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि वो प्लेयर है, उसको जो इच्छा होगा वही करेगा। हम लोग बोलने से हो जाएगा? जाना चाहिए तो अच्छा ही है। हमारा हिसाब से तो उसका जो इम्प्रेशन है ना, उसी इम्प्रेशन में ही रहना चाहिए। मतलब नहीं जाना चाहिए हमारा हिसाब से। अगर जाएगा तो उसका बाद वो सोचे। क्यों, जैसे क्रिकेट में जो एक तो कैप्टन का दायित्व होता है, जो पूरा टीम को ठीक से देखभाल करना व ठीक से चलाना, ऐसा ही हम लोगों का देश को भी ऐसा ही चलाने के लिए उसको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। क्रिकेट का आदमी है, वो क्रिकेट का वही बात है, वही रहना होगा उसको।
ये पार्टी करने का कोई ताकत नहीं है उसको। सौरभ गांगुली को बीजेपी लंबे समय से अपने साथ जोड़ना चाहती है। दरअसल उनके बीजेपी में आने से जहां तृणमूल कांग्रेस का बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा कुंद पड़ जाता, वहीं चुनाव में बीजेपी को दीदी के खिलाफ दादा का चेहरा भी मिल जाता। लेकिन बीजेपी में एंट्री लेकर सौरभ को क्या फायदा होता, ये बात आप उनके एक करीबी दोस्त की ज़बानी ही सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही है कि सौरभ इज़ नॉट एक्चुअली, अभी तक उसका अभी दिमाग क्लियर नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिलहाल अभी तक तो ऐसे ही उसका राय ऐसे ही है, उसका ख्याल ऐसे है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। तो अभी तबीयत का जो हाल है, फिर एंड व्हाट ही इज सेइंग मोस्टली कि अभी मेरा उम्र 48, मेरा पूरा अभी तक पूरा करियर का पड़ा है, तबीयत भी ठीक नहीं था, 1 महीने हुआ, तो अभी ये करना ठीक नहीं रहेगा उनके लिए। तो और एक चीज़ है कि मैं आपको पहले भी बताया था कि ही सच ए आइकन इन बंगाल, तो वो ये भी उसके लिए उसको दिमाग में चल रहा है कि इसका ये डिसीजन के अगर वो ले लेंगे तो उनका फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के पास इस वक्त कई सेलिब्रिटी चेहरे हैं, लेकिन बंगाल में सबसे बड़े सेलिब्रिटी सौरभ गांगुली के बीजेपी में आने से टीएमसी इस मोर्चे पर भी पीछे छूट जाती। लेकिन सौरभ गांगुली की चुप्पी ने फिलहाल टीएमसी को राहत दे दी है। बंगाल में बाहरी कौन और बंगाली कौन, इसका जवाब पीएम मोदी ने कोलकाता की रैली में दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी को बनाने वाला बंगाल के थे और जबकि कांग्रेस और टीएमसी को बनाने वाले बाहरी थे। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बाहरी कहा था। जो लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल आपको प्यार देते हैं, आप भी बंगाल में काम करते हैं, ये मत सोचिए कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है। बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है और बीजेपी नहीं है। ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला करते हुए कई बार ये कह चुकी हैं कि जिन लोगों को बंगाली संस्कृति पता नहीं है, अब वही लोग बंगाल चलाना चाहते हैं। पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि पीएम मोदी कब इसका जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कोलकाता में आखिर इस सवाल का जवाब दे ही दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, स्थापना किसने की थी? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला बाहरी था का भीतरी था? टीएमसी जो बंगाल की सत्ता में है, ये भी तो उनका मूल गोत्र भी कांग्रेस है, वो कांग्रेस से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी की जगह तृणमूल कांग्रेस को बाहरी क्यों बताया, इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना सन 1885 में हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारी एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ममता बनर्जी ने इसी कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो 1970 के दशक में कांग्रेस की छात्र नेता थी। इसके बाद 2 दशक तक कांग्रेस सांसद रही। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। टीएमसी जो बंगाल की सत्ता में है, ये भी तो उनका मूल गोत्र भी कांग्रेस है, वो कांग्रेस से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग हैं। पीएम मोदी का कहना है कि बीजेपी के डीएनए का स्रोत बंगाल है। पीएम मोदी की इस बात को भी समझने के लिए थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। बीजेपी के पुराने रूप यानी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में कोलकाता में हुआ था। हालांकि ये भी एक सच है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1929 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की थी। खास बात यह भी है कि आजादी के बाद पीएम जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री भी थे। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। भाजपा वो पार्टी है जिसके विचारों में बंगाल की महक है। भाजपा वो पार्टी है जिसके संस्कारों में
बंगालों की सुवास है, बंगाल की परंपरा की सुवास है। बंगाल में बाहरी कौन है, इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। ममता बनर्जी ने बंगाल में रहने वाले गैर बंगालियों को सीधे तौर पर कभी बाहरी नहीं कहा है। रैलियों में बाहरी से उनका मतलब बीजेपी नेताओं से है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। बंगाल में बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा समझने के लिए बंगाल के सामाजिक ताने बाने को समझना भी जरूरी है। बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ है। इसमें करीब 15% आबादी गैर बंगालियों की है, यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग गैर बंगाली हैं। इनमें से करीब 60 लाख लोग अकेले बिहार से हैं। जो भी हो, बंगाल में जो रहता है वो बंगाल का आदमी है, हम बंगाल का आदमी बोलते हैं। अगर बंगाल से सबको हटा देंगे और वो खाली उसको गुजरात में, बंगाल को गुजरात बनाने चाहेंगे तो हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। बंगाल में दूसरे राज्यों के लोगों के आने का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बंगाल की राजधानी कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर देश के हर हिस्से से लोग आते हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लाखों लोग कई पीढ़ियों से यहीं जन्मे हैं और रह रहे हैं। ऐसे में कौन बाहरी है और कौन बंगाली, ये पहचान आसान नहीं है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजधानी कोलकाता में 51% लोग गैर बंगाली हैं। ज्यादातर गैर बंगाली बिहार, राजस्थान, यूपी और पंजाब के हैं। कोलकाता के ज्यादातर बड़े कारोबारी गैर बंगाली हैं। कोलकाता के बड़ा बाजार में मारवाड़ी व्यापारियों का दबदबा है। बिहार से आए लोग बड़ी संख्या में मजदूरी का काम करते हैं। सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर में भी बड़ी संख्या में गैर बंगाली रहते हैं। ऐसा लगता है कि बंगाल में चुनाव तक बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा बार बार उठता रहेगा, चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी। दोनों इस मुद्दे को अपनी अपनी सुविधा से उछालते रहेंगे। ऐसे में इन बयानों को समझकर फैसला लेने का सारा दारोमदार बंगाल की जनता पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।